हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि शर्मा। यू आर वाचिंग लॉ ग्लोरी। आज का हमारा टॉपिक है हियरसे एविडेंस। सो हियरसे एविडेंस बेसिकली एविडेंस एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, फिर भी यह मेंस और प्री दोनों के एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये रिपीटेडली बहुत से जुडिशियल सर्विसेज में पूछा गया है। सो हियरसे एविडेंस जानने से पहले हमें इसका मीनिंग समझना होगा कि हियरसे एविडेंस आखिर होता क्या है। सो ऐसे एविडेंस जो कि किसी और पर्सन से सुन के बोले गए हैं, क्योंकि इसके नाम से ही क्लियर है कि ऐसे एविडेंसेस जो किसी से और से सुने गए हैं और फिर कोर्ट में एज अ विटनेस आपने डिपोज किए हैं। ये एविडेंस पर्सन की पर्सनल नॉलेज पे बेस्ड नहीं होते, तभी इन एविडेंस को डेरिवेटिव एविडेंस बोलते हैं। डेरिवेटिव एविडेंस मतलब ऐसे एविडेंसेस जो कि अपनी वैल्यू किसी और पर्सन से डिराइव करते हैं, ठीक है। और डेरिवेटिव एविडेंस होने के कारण ही इन्हें कोर्ट में इनएडमिसिबल किया जाता है। अब इनएडमिसिबल करने के पीछे कारण है सेक्शन 60। सेक्शन 60 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 60 में लिखा हुआ है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। सभी ओरल एविडेंस जो भी कोर्ट में जाके डिपोज किए गए हैं वो डायरेक्ट होने चाहिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे डायरेक्ट का मतलब है कि ओरल एविडेंस उस व्यक्ति के द्वारा किए जाने चाहिए जिसने उन एविडेंसेस को, उन फैक्ट्स को देखा है खुद से, या फिर खुद से सुना है, या फिर अपने सेंस से परसीव्ड किया है, ठीक है। पर हियरसे एविडेंस तो पर्सन ने किसी और से सुन के बोला है, तो इस कारण से सेक्शन 60 इसे हियरसे एविडेंस को एक्सक्लूड करता है और इसी कारण से ये कोर्ट में इनएडमिसिबल होते हैं। बट इस जो हियरसे एविडेंसेस होते हैं इनके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन का मतलब कि कुछ स्पेसिफिक केस में, जैसे कि 6 मैंने केसेस मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे, तो 6 केसेस में ये एडमिसिबल किए जाते हैं कोर्ट में, इवन दो दैट आर इनएडमिसिबल इन कोर्ट, बट देयर आर 6 exceptions where the hearsay evidences can be admitted. So first is section 6, that is res geste. Second is section 17 to 31, admission and confession outside the court. Third is section 32 and 33, that is statement made by the person who is dead, incapable and cannot be found, etc. Section 34 to 38, statement made in special circumstances. सेक्शन 45 to 51 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। सेक्शन 60 का प्रोवाइजो। सो यह जो सारे सेक्शंस है मैं इस वीडियो में तो कवर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बोल सकते हैं कि ये जो भी सेक्शंस मैंने इस पे स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं एक्सेप्शन के रूप में, ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कह सकते हैं कि एविडेंस एक्ट की जान है, ठीक है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि डायरेक्ट एविडेंस और हियरसे एविडेंस में क्या डिफरेंस होता है। सो डायरेक्ट एविडेंस बेसिकली पर्सन की पर्सनल नॉलेज पे बेस्ड होता है, ठीक है। पर हियरसे एविडेंस किसी और पर्सन से डिराइव किया जाता है। सेकेंड डिफरेंस है रिगार्डिंग स्कोप। सो डायरेक्ट एविडेंस बेस्ट ओरल एविडेंसेस होते हैं तो कोर्ट में इजीली एडमिसिबल होते हैं, बट हियरसे एविडेंस डेरिवेटिव एविडेंस होते हैं तो कोर्ट में इन्हें एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही एडमिट किया जाता है। थर्ड डिफरेंस है क्रॉस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कि जनरली डायरेक्ट एविडेंस वह पर्सन करता है जिसने उस पर्टिकुलर फैक्ट को देखा है, सुना है, फिर अपने सेंस से परसीव किया है। तो डायरेक्ट एविडेंस करने वाला पर्सन कौन है? जो खुद ऑथर है। तो उस केस में कोर्ट इसे इजीली उस ऑथर को क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। बट हियरसे एविडेंसेस ऑथर ने नहीं किए होते, तो ऑथर को क्रॉस एग्जामिन करना जनरली पॉसिबल नहीं हो पाता। थर्ड है फर्जरी। तो डायरेक्ट एविडेंस में अगर कोई पर्सन जो कि ऑथर है, अगर उसने कोई एविडेंस दिया जो कि फॉल्स है, तो उस केस में उसे फर्जरी के चार्ज में प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। पर हियरसे एविडेंस में ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एविडेंस ही उस पर्सन ने दी है जो कि ऑथर नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट हियरसे एविडेंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।